हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह परिहार और हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्लास है 12th और इस चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर ईरा। आपसे निवेदन है कि इस चैप्टर के सारे वीडियो देखें ताकि आपको सभी टॉपिक्स क्लियरली समझ आ जाएं। तो अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं पहले ही। इस सीरीज के कई वीडियो आ चुके हैं तो उन सभी वीडियोज़ को आपने देखा ही होगा। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये क्या था, आइए जानते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक रिफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया, जिससे कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जो न्यूली रिकॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये जो देश थे ये मोस्ट ऑफ नेम के मेंबर थे, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी। और ये चूँकि अभी अभी आज़ाद हुए थे और इनको जिन्होंने गुलाम बनाया हुआ था उन्होंने 100 साल, 150 साल, 200 सालों तक इनको अच्छे से लूटा था। तो ये देश अभी लीस्ट डेवलप थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बहुत परेशानी में थे। तो इन्हीं के लिए ये कैटेगरी बनाई गई और इनको कहा गया LDCs, यानी कि द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो देश थे इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, वरना ये आज़ाद नहीं हो पाएंगे। सच्चे मायने में इनको आज़ादी तभी मिलेगी जब ये डेवलप हो जाएंगे और इनके जो लोग हैं वो गरीबी से कम मुक्त हो जाए। तो इसीलिए इनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत वाइटल समझा गया, यानी कि इसके बिना ये आज़ाद नहीं रह पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इनको आज़ादी का। और जिन देशों से ये आज़ाद हुए उन्हीं देशों पर अगर डिपेंड बने रहेंगे आगे भी टेक्नोलॉजी के लिए, पैसों के लिए, तो फिर इनकी आज़ादी का क्या मतलब। तो इसीलिए इनके लिए पॉलिसी बनाई गई कि इनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिले इंटरनेशनल ट्रेड में। तो यही वो सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से नियो का कॉन्सेप्ट आया, यानी ये समझा गया कि एक नई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है और इसीलिए इसको कहा गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। UNCTAD रिफॉर्म फॉर नियो, यानी कि ये जो रिफॉर्म किए गए थे UNCTAD इसके द्वारा। अब ये है क्या, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक डिपार्टमेंट है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसी को शॉर्ट में UNCTAD कहा जा रहा है। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, वो रिपोर्ट आई थी 1972 में और इस रिपोर्ट का नाम दिया था इन्होंने टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के लिए एक नई ट्रेड पॉलिसी, व्यापार के लिए एक नई ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया था ये सिस्टम LDCs के लिए, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो इसमें कुछ प्रावधान रखे गए जिनसे कि फ़ायदा हो इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उस समय आप इनको बता सकेंगे। जैसे कि जो सबसे पहला पॉइंट है उसकी अगर हम हेडिंग देखें तो हेडिंग हो सकती है गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी छोटे छोटे देश हैं, इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि क्रूड ऑयल है, जैसे कि मिनरल्स हैं, जैसे कि इनके फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि फ़ायदा इनके ऑनर्स उठा रहे थे जब उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था इन देशों को। आज भी ऐसा हो रहा था कि आज़ाद तो हो गए लेकिन उनके यहाँ जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने ले रखा। तो एक नियम ये रखा गया कि अगर किसी छोटे देश का कोई मिनरल रिसोर्स किसी बड़े देश के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो अब उसको छोड़ना होगा और वो जो छोटा देश है उसके पास अपने मिनरल रिसोर्स का कंट्रोल आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फीचर रखा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट। अब जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट में हैं ज़्यादातर, यानी जो यूरोप है, जो नॉर्थ अमेरिका है। अब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ब्रिटेन है, और ये सारे डेवलप्ड मार्केट थे। तो अगर ये छोटे छोटे देशों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए ये वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा तो वहाँ अमीर लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन छोटे देशों को वहाँ सामान बेचकर ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए एक प्रावधान भी रखा गया। तीसरा जो पॉइंट है इसमें रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अब इन छोटे देशों को अगर कोई
टेक्नोलॉजी खरीदनी है, यानी कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो नई टेक्नोलॉजी या वो जो नई मशीनें हैं वो आनी कहाँ से थी? जो पहले से डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जिन्होंने डेवलप किया हुआ था ये सब कुछ, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से। अब वेस्टर्न कंट्रीज इनको कम रेट में ये टेक्नोलॉजी क्यों दें? वो अपने मन से तो देना नहीं चाहती थी, इसलिए यूनाइटेड नेशन की ये जो रिपोर्ट है इसमें ये प्रावधान भी रखा गया। और फोर्थ है, प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए पॉलिसीज बनाते हैं या जिनका पैसे में लेन देन रहता है, जैसे कि उदाहरण दे देते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये क्या है? ये पहले के जो चैप्टर्स हैं 9th 10th के, उनमें भी आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं मालूम है तो आगे किसी न किसी चैप्टर में इनके बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इन इंस्टीट्यूशंस में अगर ये छोटे छोटे देशों का भी ग्रेटर रोल हो जाता है, यानी इनके भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जब भी कोई नई पॉलिसी बनाई जाएगी वर्ल्ड ट्रेड के लिए, तो उसमें ये जो छोटे छोटे देश के मेंबर हैं ये अपनी बात रखेंगे, और जो पॉलिसी बनेगी, जो कानून बनेगा, वो इन छोटे देशों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चारों को चारों एक्सप्लेन करना है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी ये रिपोर्ट आई, ये सुधार सुझाए गए, तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया उस समय के वर्ल्ड में, क्या असर पड़ा इन कंट्रीज़ पर जिनको कि हम नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ कह रहे हैं, यही थी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इस पर बहुत असर पड़ा। वैसे तो ये बनाया गया था कोल्ड वॉर की टेंशंस को कम करने के लिए, अपना एक अलग ग्रुप रखने के लिए, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी जो भी देश इस ग्रुप से जुड़े हुए थे उन देशों का आर्थिक विकास कैसे हो, इस पर वो अब ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अगर हम 1970s की बात करें तो उस समय जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं नेम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कंट्रीज थी वो जब भी मीटिंग करती थी तो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, आर्थिक जो समस्याएं थी उनको कैसे दूर किया जाए, इसी के ऊपर डिस्कशन किया जाता था। तो रिजल्ट क्या हुआ उसका कि नेम एक प्रेशर ग्रुप बन गया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। अब ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ये 10th में प्रेशर ग्रुप करके एक टॉपिक था जिसमें समझाया गया था। फिलहाल मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि एक ग्रुप है। अब अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है इंटरनेशनल लेवल पर जिससे कि अगर इनको कोई नुकसान हो रहा है तो ये सारे के सारे देश एक साथ इकट्ठे होकर के उस पॉलिसी का विरोध करेंगे। यानी कि जो UN अगर ऐसे कोई नियम बना रहा है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कोई नियम बना रहा है तो उनके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि आपको ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए, और ये अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाने की कोशिश करेंगे। यानी जब कोई ग्रुप गवर्नमेंट में नहीं होता है, गवर्नमेंट के बाहर होता है और बाहर रह करके भी प्रेशर डालता है गवर्नमेंट पर अपने अनुसार काम करवाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करवाने के लिए, तो ऐसे ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि बजरंग दल नाम से यहाँ पर एक ग्रुप है। अब ये बजरंग दल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा नियम बनता है जो कि बजरंग दल के नियमों के अगेंस्ट है या फिर उनको ठीक नहीं लगा, तो वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि वो इस नियम को बदले। इस तरीके के बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं हमारे देश में। तो अगर आपको भी कुछ प्रेशर ग्रुप्स के नाम मालूम है तो नीचे कमेंट में बताएं। अब Y80s यानी कि 1980s आते आते क्या हुआ कि ये जो न्यू का जो इनिशिएटिव था, ये जो एक नया कदम उठाया गया था कि अब एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बन जाएगा और उससे फ़ायदा होगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, तो वो धीरे धीरे फेडेड होने लगा, यानी कि अब धुंधला पड़ने लगा। अब उतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया जा रहा था। कारण था एक उसका बहुत बड़ा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो डेवलप्ड थी, वो नहीं चाहती थी कि वो कम दाम पर ये टेक्नोलॉजी ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को दें, या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के यहाँ का जो माल है वो अपने यहाँ पर बेचें। सीधी सी बात है कि उनको क्या फ़ायदा इसमें हो रहा था। फ़ायदा जो भी होने वाला था वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को होने वाला था। अब उनके जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, अगर उनके रिसोर्सेज भी बड़ी कंट्रीज अगर छोड़ देती, क्रूड ऑयल या फिर और मिनरल्स, तो उससे भी उनका नुकसान था। यानी कि ये जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो सभी इकट्ठी हो गई, यूनाइटेड ग्रुप बना लिया उन्होंने। और यूनाइटेड ग्रुप बना लिया तो ये ऐसा ग्रुप था कि जिसका विरोध करना मुश्किल हो गया नेम कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि नेम कंट्रीज एक साथ नहीं आ पा रहे थे। प्रॉब्लम ये है। अब
जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो एक यूनाइट ग्रुप हो गए, लेकिन जो नैम कंट्रीज हैं वो इस अपोजिशन को झेल नहीं पाए, यानी उसके लिए एक नहीं हो पाए। और उसका कारण ये है कि ये जो नया पॉलिसी था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और इसका उतना फ़ायदा लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को हो नहीं पाया जितना कि हो जाना चाहिए था। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही। आगे एक और टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, तो उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब और क्या कहूँ, मैं तो बेस्ट हूँ ही। अरे देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद 15 मिनट में 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 15 दिन में 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, समझे ना बांगड़ू?